ममता बनर्जी हारी हैं, बीजेपी जीती है या ज्ञानेश कुमार चुनाव जीते हैं। जिस तरह से बंगाल को जीतने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी, जिस तरह से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए सूची से, 23 लाख लोगों के हटे हुए नाम थे, और जब गए कोर्ट में लोग तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगली बार वोट डाल लेना, अगली बार वोट डाल लेना। यानी 5 साल तक एक सरकार चलेगी जिसमें वो 23 लाख लोग वोट नहीं डाल सके जिनको डालना चाहिए। तो राज्यों के चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे अब आप लोगों को पता है। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की हार हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर ममता बनर्जी कैसे हार गई। मैंने ये इशारा किया था कि ममता बनर्जी के लिए इस बार बचाना आसान नहीं होगा। यानी 5 साल तक एक सरकार चलेगी जिसमें वो 23 लाख लोग वोट नहीं डाल सके जिनको डालना चाहिए एसआईआर के नाम पर। बिहार में पहले ये तमाशा हुआ और अब हमने बंगाल में देखा। इसके अलावा जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज चारों तरफ लगाई गई, बाकी सारी चीजें हुई, वो सब आप जानते हैं। बंगाल चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया था जिसको भारतीय जनता पार्टी प्लस आल जितनी संस्थाएं हैं सबने मिलकर लड़ा था। आईपैक के जो वहां के डायरेक्टर थे, जो बंगाल में चुनाव देख रहे थे टीएमसी का, उनके ऊपर केस किया गया। चलते चुनाव के बीच में सारी तरह की चीजें हुई, उनके घर पुलिस पहुंच गई, ईडी पहुंच गई, और उसके बाद चुनाव जब खत्म हो गया तो लोअर कोर्ट में जब वो गए जमानत के लिए तो ईडी ने चुनौती भी नहीं दी, केस खत्म हो गया। तो एक तरफ तो पूरी की पूरी फील्डिंग जिस तरह से की थी बीजेपी ने, जिस तरह से वहां पर सारी केंद्रीय संस्थाओं को लगा दिया, जबरदस्त पैसा फूंका, ये सब तो था ही। लेकिन इसके साथ एक सवाल यह भी था कि ममता बनर्जी जिस तरह से लंबे समय से शासन कर रही थी, क्या कुछ लोग नाराज थे? ये सवाल भी बड़ा सवाल है। देखिए, ममता बनर्जी लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया, एनडीए के हिस्सा बनी, तो पश्चिम बंगाल में कोई जमीन नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। हम ये भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की कि लेफ्ट को और कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। एनडीए में शामिल हुई, मिनिस्टर बनी, ये सब कहानियां आप लोग जानते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियां हम भूल जाते हैं ताकि जो चुनाव हो वो हिंदू मुसलमान पर हो, मुसलमानों का एकजुट वोट पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस को मिले, और हिंदुओं के वोट का एक हिस्सा तो तृणमूल कांग्रेस को मिलना ही मिलना है, और इस तरह से तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रहे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आता है, भारतीय जनता पार्टी उसका क्या हाल करती है, ये अब भारत की राजनीति में शायद लोगों को समझ में आ जाए। नवीन का जो मैंने पहले भी सवाल उठाया था, बाकी स्टेट्स पर भी बात करूंगा, लेकिन जो मैंने पहले भी सवाल उठाया था, आप लगातार 3 बार 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, गद्दी छोड़ने को आप बिल्कुल तैयार नहीं है। आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि एक नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के रूप में आप अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, जबकि एक से एक शानदार नेता तृणमूल कांग्रेस के अंदर थे। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उन्होंने गठबंधन करने की कभी कोशिश नहीं की। इंडिया गठबंधन में थी वो जरूर, लेकिन कभी भी बंगाल के अंदर उन्होंने कांग्रेस या लेफ्ट के साथ समझौता करने की ज्यादा कोशिश नहीं की। उनका जोर इस बात पर रहता था कि किस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट को खत्म कर दिया जाए। और आप देखिए, इस बार जब ममता बनर्जी कमजोर पड़ी हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का कम से कम खाता खुला है। दोनों के नाम लेवा 2-2 3-3 विधायक होंगे विधानसभा के अंदर, वरना इन दोनों को 0 पर समेट दिया था। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा का चुनाव हरवाने के लिए क्या क्या तिकड़म नहीं किया था दीदी ने, सब जानते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं को कभी इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि दीदी के बाद वो विरासत संभालेंगे या वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दीदी आराम से केंद्र में जा सकती थी। गद्दी का ऐसा मोह कि लगातार वही मुख्यमंत्री बनती रहेंगी, सादगी वगैरह सब ठीक है, सब जानते हैं कि दीदी बहुत सिंपल घर में रहती हैं, बहुत सिंपल तरीके से चलती हैं, कोई दिखावा नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन गद्दी से मोह तो दिखाई देता है ना। आप अपनी अगली पीढ़ी को गद्दी देने को तैयार नहीं है, तो एक ही चेहरा देखते देखते जनता कई बार ऊब भी जाती है। जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसका एक कारण एसआईआर है, एक कारण ज्ञानेश कुमार की सारी फील्डिंग है, लेकिन एक कारण ममता बनर्जी की राजनीति है। देखिए, पश्चिम बंगाल में वाम के जमाने से जब लेफ्ट था, तब से ही वहां पर जबरदस्त चुनावी हिंसा, चुनाव के पहले की हिंसा और चुनाव के बाद की हिंसा होती रही। ममता बनर्जी आई और वो हिंसा कुछ ऐसा उन्होंने अपना सामाजिक बेस बनाया कि उस हिंसा का पावर उनके हाथ में आया। सत्ता में आने के बाद तो वैसे भी आ जाता है, पुलिस आपके पास होती है, और उन्होंने उस हिंसा का इस्तेमाल कांग्रेस और लेफ्ट को खत्म करने के लिए किया। अब भारतीय जनता पार्टी आती है जिसके पास राज्य में तो पुलिस नहीं है, लेकिन सेंटर का पावर है, तो वो एक अलग तरह की हिंसा है, जहां सीआरपीएफ है, जहां सीएपीएफ है। हम लोगों ने वीडियो देखा था कि भाजपा के लोग तृणमूल कांग्रेस के लोगों को पीट रहे हैं, लेकिन सीआरपीएफ तमाशा देख रहे हैं। ये तो सीआरपीएफ है, सीएपीएफ है, ईडी है, इनकम टैक्स है और चुनाव आयोग है, सेंट्रल की ये ताकतें हैं जिनके भरोसे
लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि ममता दीदी की गुंडई को हम रोकेंगे, तो वो एक स्टेट के पावर की गुंडई को सेंट्रल के पावर की गुंडई से रोकने का मामला था। और जाहिर है सेंट्रल का पावर चुनाव जैसे मामले में ज्यादा होता है, और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत भी वो अच्छे से कर सकते हैं और तृणमूल कांग्रेस की मुखालफत भी अच्छे से कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हैं। के बाद एआईएडीएमके कमजोर हुई थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और इस बार ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, बहुत समय तक तो नंबर 2 पे रही। लेकिन टीवीके का जो प्रदर्शन था, जो विजय का प्रदर्शन था, सिनेमा के स्टार थे, वो तो कमाल का था और लगभग आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत तक पहुंच गए। वहां भी आपको ये बात देखनी पड़ेगी, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सिने स्टार्स वहां पर बड़े होते हैं वगैरह वगैरह, कई सिनेमा स्टार्स पहले भी आ चुके हैं। आपको देखना ये पड़ेगा कि वहां भी जनता की द्रविड़ राजनीति से नाराजगी दिख रही है और वहां कांग्रेस की एक बड़ी गलती भी आपको दिखाई। स्टालिन बिल्कुल ठीक है, वो राहुल गांधी के साथ बड़ी बराबरी के फोटो खिंचाते हैं, सब कुछ खिंचाते हैं, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जहां जहां उनका समझौता रीजनल पार्टीज से है, वो रीजनल पार्टीज बिल्कुल नहीं चाहती कि कांग्रेस के पास कोई ताकत आए। दरअसल सारे क्षेत्रीय दल जो बड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके बने, तो सबको यह डर रहता है कि कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक चला जाए। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, स्टालिन ने बहुत कम सीटें दी, 26-28 सीटें दी कांग्रेस को। कहा यह जा रहा है कि टीवी के जो विजय की पार्टी है, जो इस बार जीती है, वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार थी, 70 से ज्यादा सीटें देने को तैयार थी और लोकसभा में 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने को तैयार थी, यानी आधी सीटों पर आप लड़िए और आधी सीटों पर हम लड़ेंगे। और साथ में सरकार अगर बनती है तो सरकार में साझेदार बनाने यानी कि मिनिस्ट्री वगैरह भी देने के लिए तैयार थी, जबकि स्टालिन इनमें से किसी चीज के लिए तैयार नहीं। अपनाते हुए अगर राष्ट्रीय स्तर पर, और मुझे ये कहते हुए दुख है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन के रूप में सारी बातें अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल है, संगठन को खड़ा करने की जो स्किल है, चुनाव लड़ने की जो स्किल है, उसको अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। और चुनावी राजनीति में आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, आप कितना भी शानदार भाषण दे लें, आप कितना भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सही स्टैंड ले लें, अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते, अगर आप पार्टी खड़ी नहीं कर सकते, पार्टी संगठन को खड़ा नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे नेता को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। महत्व उसी को दिया जाएगा जो चुनाव जीत सकता है। तो कांग्रेस को सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय को अब रिटायर करना चाहिए। उनकी उम्र भी काफी है, उनको रिटायर करना चाहिए। उनकी जगह पर ज्यादा एक्टिव किसी अध्यक्ष को लाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि राहुल गांधी को खुद अध्यक्ष बनना चाहिए, डिसीजंस लेना चाहिए, संगठन खड़ा करना चाहिए और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की तैयारी शुरू करना चाहिए। दूसरा मामला आइडियोलॉजी का है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मैं बहुत साफ तौर पर भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं पाता, इसलिए उसके साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। तो हम उस संघर्ष में शामिल थे और हम उस संघर्ष में लगातार शामिल रहेंगे, जो देश के अंदर एक सेकुलर अल्टरनेटिव बनाने का है। चुनाव कोई जीते, चुनाव कोई हारे, हमारा काम खत्म नहीं होगा। यहां तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है और कोई और पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो हम तो संविधान के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए लगातार बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना तो विपक्ष की पार्टियों को ही है और कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस बात के लिए जिम्मेदार रहेगी ही कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है और आप लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए आपसे शिकायत, आपसे सवाल फिलहाल लगातार होता रहेगा। ये चुनाव पे मेरी अपनी समझ थी। अगर 2 लाइन में बोलना हो तो मैं ये बोलूंगा कि कांग्रेस केरल में जीती है और बीजेपी कहीं नहीं हारी है। ये इस चुनाव से निकल कर आया है। अब बड़ा सवाल एक ये भी है कि ये जनता का जनादेश है या चुनाव आयोग का ज्ञानादेश है। ये भी एक सवाल है और इस सवाल को कैसे हल किया जाए, ये अपने आप में और बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाहर हूं मैं, जल्दी ही लौट रहा हूं और उसके बाद स्टूडियो से आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।